रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार किया गया? तो उसका किया गया कॉक का निरीक्षण करते हुए। ठीक है, इसका डी आंसर है। कोशिका की खोज कौन किया है? रॉबर्ट हुक। केंद्रक, देखिए, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? अच्छा, जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? केंद्रक और कोशिका झिल्ली। सही बताएं तो कोशिका द्रव, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। फिर वही है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में क्या कहते हैं? इसको साइटोप्लाज्म। देखिए साइटोप्लाज्म लिख दिया है। इंग्लिश वर्ड को भी जानना आप लोग को जरूरी। साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जिसमें जो खालिस्तान मौजूद होता है। तो कहाँ मौजूद होता है? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद होता है। ठीक है, चलिए। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। क्या कहते हैं उसको? प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। खालिस्तान को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है कोशिका का। कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? तो वह है प्लाज्मा झिल्ली। क्या है? प्लाज्मा झिल्ली, या इसी को जो है कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इक्वेटोरियल प्ला इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखन माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? ठीक है, इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखन माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? तो ये करेगा आपका मेटाफेज में हो जाता है। ठीक है, मेटाफेज में क्या होता है कि ये जो सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोमियर, ये अपने तरफ दोनों तरफ जो है इसको खींच के सेंटर में जो है ये ले आता है, और यहीं से फिर जो है ये दो भाग में बटेगा। सेल डिवीजन अगर आप लोग को पढ़ना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सेल डिवीजन के लिए वीडियो बना के आप लोग के सामने लाया जाए। चलो, तो अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वो कहलाती है कोशिका। तो सब बताते हैं, क्योंकि एक कोशिका भी अपने आप में एक जीव होता है, जिसको एक कोशिका भी अपने आप में एक जीव है, उसको हम लोग कहते हैं यूनिसेल्यूलर सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, या एक कोशिकीय जीव, जैसे अमीबा है, या बैक्टीरिया है। ठीक है, या आर्ची बैक्टीरिया। जीवन की मूलभूत इकाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है? क्या है? कोशिका है। ये बताए थे सेल वाले चैप्टर में आप लोग को। कोशिकाओं में जो वेसिकल्स है उसमें प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी होता है? तो कौन सा होता है ये? उसके लिए गोल्जी एपरेटस होता है, गोल्जी बॉडी होता है, गोल्जी काय होता है। बताएं थे आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है? तो पाचक एंजाइमों से कौन सा थैली भरी होती है? लाइसोसोम होता है। थैली कहते हैं इसी एंजाइम की वजह से जो है ना, अगर फट जाता है तो वो कोशिका को पचा लेता है, इसीलिए इसको जो है आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने 1955 में की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसी कोशिका के आत्मघाती थैली कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। राइबोसोम क्या बनाते हैं? तो वो बनाते हैं प्रोटीन। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा? तो प्रोटोप्लाज्म शब्द जो है किसने गढ़ा था? पुरकिंजे महोदय ने। जोहान एवेंजलिस्ट पुरकिंजे महोदय जो है, इसको जो है ये वर्ड जो है प्रोटोप्लाज्म शब्द गढ़े थे 1840 में। और ये भी जो तरल और गाढ़ा रंगीन पदार्थ होता है, पारदर्शी लसलसा टाइप का, ठीक है, रंगीन गाढ़ा पारदर्शी लसलसा और वजन युक्त होता है। ठीक है, तो इसमें अब एक चीज बता दें, प्रोटोप्लाज्म जो है वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, ये दोनों होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म किसको कहते हैं? तो न्यूक्लियस के अंदर जो गाढ़ा तरल पदार्थ होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म मिलकर जो प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए। देखो, जीवन की सारी भौतिक क्रियाएं इसी में संपन्न होगा, इसलिए इसको जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। ठीक है, खाली स्थान कोशिका की एक प्रकार का अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे किसी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुकी कोशिकाओं को पचाकर कोशिकाओं में साफ रखने में मदद करते हैं। ऐसा कौन करेगा? ये पचाने का काम कोशिकाओं का लाइसोसोम करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए हम लोग। हाँ, यहाँ पर हम लोग ये क्वेश्चन देख लीजिए, अब ज्यादा नहीं बचा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनेल किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ रखने में सहायक होता है? तो कोलकाता इसे लाइसोसोम कहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य असत्य बताना है? पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्ताएं होती हैं। पादप कोशिका, जंतु कोशिका। तो आपको पता है रेक्टिका जो वैक्यूल होता है वो पादप कोशिका में बड़ा होता है, जंतु कोशिका में छोटा होता है। ये गलत हो गया। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। अब पादप कोशिकाएं सामान्यतः जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती है, सही है।
जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते, बिल्कुल सही। ये पादप कोशिकाओं पाए जाते हैं। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये भी सही, जबकि जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। ठीक है, तो यहाँ कुछ इसका पॉइंट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसको, थोड़ा सा देख लीजिए इसको। एक दो तीन पॉइंट है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है? तो ये काम किसका है? लसिका का, लिम्फ का है। ठीक है। अब लिम्फ किसको कहते हैं? लिम्फ एक रंगहीन द्रव है जो कोशिकाओं के चारों ओर एक पतली परत के रूप में विद्यमान रहती है। इस द्रव में विशिष्ट लिम्फोसाइट होते हैं जो शरीर की प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? अभी अर्धसूत्रण ऐसा हिंदी में लिख देता है कि कभी कभी समझ ही नहीं आता है कि कहना कहते हैं। इंग्लिश रहता थोड़ा सा तो कुछ समझ में आता है, लेकिन इसका आंसर जो है दिया है बी। अच्छा, अर्धसूत्र मतलब असूत्री विभाजन का, मैंने मियोसिस की बात कर रहा है, देखिए। ठीक है, तो इसका बी आंसर है। देख लीजिए हमें, अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या दो गुनी हो जाती है। ये गलत है, दो गुनी नहीं होती, आधी हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन दो चरण में होता है, बिल्कुल सही। अर्धसूत्री दौरान उनके जनन कोषों के जीन परिणामी कोषों में मिश्रित हो जाते हैं। ठीक है, जनन ग्रंथि का अर्धसूत्रण युग्मक के उत्पादन के लिए होता है, युग्मक से जाइगोट बनता है। किसी कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? ये कहा जाता है न्यूक्लियस को, नाभिक को कहा जाता है। नाभिक, केंद्रक जिसको कहते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, सभी किसी कोशिका में मौजूद सभी बड़ा सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है? नाभिक है। ठीक है, जो कोशिका का सभी क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन का कारखाना कहते हैं? तो ये भी बताए थे, किसको कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो केवल पशु कोशिका में पाया जाने वाला कौन है? सेंट्रोसोम है या लाइसोसोम है? अब ये कोशिका में मुख्यतः पाया जाता है जंतु कोशिका में, 1950 डेडुए ने खोजा था, और इसको आत्महत्या थैली कहते हैं। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन की जरूरत होती है? तो इसको होता है माइटोसिस का, होता है केवल समसूत्रण का होगा। ठीक है, वृद्धि के लिए। चलिए, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है? सबसे बड़ी कोशिका, तो ये होता है न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन तंत्रिका जो है, वो तंत्रिका तंत्र की क्या है? इकाई है, जो ब्रेन में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? सबसे ज्यादा अणु कौन मिलता है? जल, शैवाल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। सबसे ज्यादा क्या होता है? जल। ठीक है, चलिए। देखिए, जल की मात्रा लगभग 80% होता है, फिर प्रोटीन 15, फिर वसा 3%, कार्बोहाइड्रेट 1%, और फिर कार्बनिक लवण 1%। कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता है? वही बताया था ये, वायरस पर नहीं होगा, डी आंसर होगा। ठीक है, सेलेडन एंड सिवान ने इस थ्योरी को दिया था। सुमिलित करना है, देखिए यहाँ पर लाइसोसोम आत्महत्या की थैली है, डीएनए जो है गुणसूत्र में पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया का है पावर हाउस है। तो एक का सी कहाँ पर दिया है? एक का सी यहाँ पर है, टू का बी, थ्री का ए, तो इसका बी आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कोशिका पर कार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? कौन करेगा इसका? केंद्रक करेगा, न्यूक्लियस करेगा। यहाँ केंद्रिका दिया है, इसको न्यूक्लियोलस कहते हैं, न्यूक्लियोलस। जी द्रव के प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। सूत्रीय विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो मध्य रेखा पर स्थित होकर जब सूत्रीय विभाजन होगा तो मेटाफेज में होता है, जब बीच में आ जाते हैं। ठीक है? तो देखिए, यहाँ तक हो गई ये हम लोग पादप कोशिका समेत क्वेश्चन देख रहे हैं, सॉरी जंतु कोशिका समेत क्वेश्चन देख रहे थे, है ना, एनिमल सेल का। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छा लगा होगा। अगला हम लोग जो है ना पादप कोशिका वाला करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नई पहली बार देख रहे हैं तो। ठीक है, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।